एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ओचानोमिज़ू शहर में बने जापान सुपीरी फार्मास्यूटिकल्स हेडक्वार्टर्स से। बहुत से लोग ब्लैक सूट पैंट में उस हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऑफिस में पहुंचते ही उनमें से एक आदमी बोलता है कि फार्मास्यूटिकल्स लॉ को फॉलो ना करने की वजह से इस कंपनी में रेड की गई है। सभी ऑफिसर्स आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर अपने असिस्टेंट को सभी के फ़ोन लेने के लिए कहता है और बाकी सारे सभी डॉक्यूमेंट बॉक्सेस में भरने लगते हैं। कुछ ऑफिसर्स एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी किसी से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करता है। एक ऑफिसर उसे नोटिस दिखाते हुए ये बताता है कि वो सभी टोक्यो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ओर से आए हैं। थोड़ी देर बाद एक कमरे में फूमियो अचुहिको, जो कि एक असिस्टेंट ऑफिसर होता है, उसे बॉक्सेस रखते हुए दिखाया जाता है। तभी इस कमरे में जेन सेइजाकी, जो कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, कमरे में आता है। सेइजाकी फूमियो को बताता है कि हमें इसे 2 दिन में पूरा करना होगा और वो बताता है कि उन्होंने पूरे 7000 बॉक्सेस सीज किए हैं। थोड़ी देर बाद सेइजाकी फूमियो से पूछता है कि इस केस में कंपनी ने आखिर क्राइम कौन सा किया है। फूमियो बताता है कि इस कंपनी ने अपने ड्रग आगरा की झूठी एडवर्टीजमेंट की है और इस कंपनी ने कुछ यूनिवर्सिटीज से रिक्वेस्ट की थी कि वो इन्हें फेक डाटा दे, जिसकी वजह से इनका ड्रग्स और इफेक्टिव लगे। थोड़ी देर बाद सेइजाकी और फूमियो बैठे होते हैं और टीवी पर रेड की न्यूज आ रही होती है। फूमियो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर न्यूज चेंज हो जाती है। सेइजाकी कहता है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और ज्यादा लोगों को इन सभी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता। न्यूज पर इलेक्शन की बातें हो रही होती है। फूमियो उसे देखकर ये कहता है कि उसका भी मन है एक पॉलिटिकल केस लड़ने का। अचानक फूमियो के पीछे डायरेक्टर मोरिनागा यासुताका आकर खड़े हो जाते हैं और फूमियो उन्हें देखकर डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर के ऑफिस में। सेइजाकी और फूमियो डायरेक्टर के सामने खड़े होते हैं। डायरेक्टर मोरिनागा उन दोनों से केस के बारे में पूछते हैं। सेइजाकी उन्हें केस के बारे में बताता है। डायरेक्टर उन्हें कहते हैं कि इस केस को कंटिन्यू किया जाए। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सेइजाकी अपने ऑफिस में होता है और अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी फूमियो सेइजाकी को कॉफी देने के लिए आता है। सेइजाकी पेपर्स पढ़ते पढ़ते कॉफी पीता है। फूमियो और सेइजाकी कॉफी की बातें कर रहे होते हैं। सेइजाकी कॉफी टेबल पर रखता है। उसी वक्त फूमियो की नजर कॉफी कप के बगल में रखे एक फाइल के एक पेपर पर जाती है। उस पेपर पर कुछ दाग लगे हुए होते हैं। फूमियो को वो कॉफी के दाग लगते हैं तो वो सेइजाकी से पूछता है कि क्या उससे कॉफी नीचे गिर गई है। फूमियो सेइजाकी को उस पेपर के बारे में पूछता है। सेइजाकी उस पेपर पर लगे दाग को देखने लगता है और कहता है कि ये कोई नए दाग नहीं है। फूमियो सेइजाकी से पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है। सेइजाकी कहता है कि ये खून के धब्बे हैं। फूमियो को यकीन नहीं होता। फूमियो उस पेपर को पढ़ता है। वो पेपर होली रफेला मेडिकल स्कूल का होता है और कहता है कि ये उन 4 यूनिवर्सिटीज में से नहीं है जो कि कंपनीज को फेक डाटा दे रही थी। सेइजाकी को वो पेपर चिपका हुआ दिखाई देता है। वो उसे खींचकर पूरा खोल देता है। अब उस पेपर को देखकर फूमियो और सेइजाकी दोनों डर जाते हैं। पेपर पूरी तरह से काला होता है। उस पर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए होते हैं। फूमियो डर कर पीछे जाता है और जिस फाइल में से उसे ये पेपर मिलता है उसे खोलकर पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि एक डॉक्टर सेइरेन नाम की स्लीपिंग पिल्स पर क्लिनिकल टेस्ट कर रहा होता है। उस डॉक्टर का नाम इनाबा शिन होता है। तभी सेइजाकी कहता है कि पेपर पर एक बाल, कुछ नाखून के टुकड़े और उसे लगता है कि शायद स्किन के कुछ हिस्से भी है। फूमियो कहता है कि पेपर पर नीचे जो काला हिस्सा है उसे ध्यान से देखने पर उसे कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। उसे वो लेटर एफ दिखाई देता है। फूमियो कुछ समझ नहीं पाता। सेइजाकी कहता है कुछ भी हो, पर जिस इंसान ने भी ये लेटर लिखा है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अगले दिन की शुरुआत होती है। होली रफेला मेडिकल स्कूल से फूमियो और सेइजाकी काउंटर पर इनावा शिन के बारे में पूछते हैं। फूमियो सेइजाकी से कहता है कि ये चीजें आगरा केस से रिलेटेड नहीं लगती। सेइजाकी कहता है कि अभी हम पूरी तरह से कह नहीं सकते। काउंटर पर खड़ी लड़की उन्हें ये बताती है कि प्रोफेसर इनाबा कल से छुट्टी पर है। सेइजाकी और फूमियो टामा सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर इनाबा शिन का घर होता है। फूमियो दरवाज़ा ठोकता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, पर सेइजाकी कुछ अजीब सुनता है। वो दरवाजे पर कान लगाता है और फूमियो को भी यही करने के लिए कहता है। उन दोनों को घर के अंदर से क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देता है। सेइजाकी कहता है कि हम अंदर जा रहे हैं और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं।
घर के अंदर का दरवाज़ा खोलते ही सेइज़ाकी और फूमियो शॉक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इनाबा शिन एक मशीन से अटैच होकर बगल में बिन कपड़ों के चेयर पर लेटा होता है और कोई मूवमेंट नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हमें टामा ईस्ट सेंट्रल पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। फूमियो और सेइज़ाकी कुजिन शिनोबु नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलने आते हैं। सेइज़ाकी कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कोऑपरेट करना चाहता है। कुजिन उन्हें सारी बातें बताता है कि इनाबा शिन की डेथ 30 घंटे तक लगातार एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से हुई है। फूमियो पूछता है कि क्या ये सुसाइड है, क्योंकि अगर ये मर्डर होता तो मर्डरर प्रोफेसर को अपनी जान बचाने का इतना टाइम नहीं देता। सेइज़ाकी कहता है कि कोई खुद को इस तरीके से मारने की कोशिश क्यों करेगा जिसे वो कभी भी रोक सकता है। कुजिन कहता है कि इसे शायद सुसाइड का नाम दिया जाए, क्योंकि इनाबा की शरीर या कमरे में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ होता। फूमियो बताता है कि इनाबा शिन को पिछले 2 महीनों से एक कपल देखने आया करते हैं। उनमें से आदमी का नाम आनो तोमोकाजु है। कुजिन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी? तब सेइज़ाकी उसे लेटर दिखाता है। कुजिन लेटर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये केस बहुत ही अजीब होता जा रहा है। अगले दिन सेइज़ाकी रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा होता है, पर कुजिन का कॉल आता है। सेइज़ाकी उससे केस के बारे में पूछता है। कुजिन बताता है कि लेटर पर जो बाल थे उनके बारे में कुछ पता चल गया है और खून और स्किन के टुकड़े वो इनाबा शिन के ही थे। और कुजिन कहता है कि जो कपल इनाबा शिन को देखने आता था उनमें से लड़की का पता तो नहीं चला, पर उसके पास एक सिक्योरिटी फुटेज है। कुजिन मेन बात पर आता है। कुजिन बताता है कि आनो तोमोकाजु 66 इयर्स का है और उसके कुछ पोजीशंस बताता है। सेइज़ाकी ये सब सुनकर समझ जाता है कि ये आदमी ryuichiro नोमारू का प्राइवेट सेक्रेटरी है। सेइज़ाकी का शक ryuichiro नोमारू पर होता है कि इसी ने डॉक्टर को मारा है। सेइज़ाकी डायरेक्टर के पास जाता है और इस केस के बारे में बात करता है। डायरेक्टर कहता है कि इलेक्शन के टाइम पर लीडिंग कैंडिडेट को अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। डायरेक्टर सेइज़ाकी से पूछता है कि अगर कुछ हुआ तो क्या तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? सेइज़ाकी हाँ कह देता है। डायरेक्टर को सेइज़ाकी पर भरोसा होता है, पर डायरेक्टर सेइज़ाकी से कहता है कि ऐसे टाइम पर हम इस केस पर ऑफिशियली एक्ट नहीं कर सकते। पर वो सेइज़ाकी को फूमियो के साथ केस में आगे बढ़ने के लिए कहता है और हर डिटेल्स उन्हें बताने के लिए कहता है और सावधानी से केस को संभालने के लिए भी कहता है। अगले सीन में हमें फूमियो और सेइज़ाकी बात करते हुए दिखाई देते हैं। फूमियो सेइज़ाकी को यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी कैमरा फुटेज दिखाता है। उस फुटेज में आनो तोमोकाजु और एक लड़की जा रहे होते हैं। फुटेज में लड़की का फेस तो सही से दिखता नहीं। सेइज़ाकी कुजिन को कॉल लगाकर इनाबा की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहता है और खुद आनो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। फूमियो का नाम लेके बात बना ही लेता है। इलेक्शन में 2 हफ्तों से भी कम टाइम बचा होता है। खाने वाली जगह पर एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम आनो एक कार में जा रहा होता है। फूमियो और सेइज़ाकी उसका पीछा कर रहे होते हैं। आगे जाकर आनो की कार में एक लड़की बैठती है। फूमियो बताता है कि ये सिक्योरिटी फुटेज वाली लड़की तो नहीं है। आनो उस लड़की को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। फूमियो और सेइज़ाकी उन दोनों के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। वो लड़की एक आदमी के साथ बाहर आती है जिसे सेइज़ाकी पहचान लेता है। वो टोक्यो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फेडरेशन का प्रेसिडेंट चिजिमा शिंजो होता है। फूमियो बताता है कि चिजिमा शिंजो टोक्यो में हेड होता है यूज वोटिंग ब्लॉक का। सेइज़ाकी फूमियो को चिजिमा को फॉलो करने के लिए कहता है। फूमियो टैक्सी पकड़कर चिजिमा को पीछा करने लगता है। सेइज़ाकी फूमियो को लैपटॉप से ट्रैक कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सेइज़ाकी फूमियो को कॉल लगाकर सिचुएशन के बारे में पूछता है। फूमियो बताता है कि चिजिमा और लड़की होटल के अंदर जा चुके हैं। फूमियो सेइज़ाकी से चिजिमा को अरेस्ट करने के लिए पूछता है, पर सेइज़ाकी मना कर देता है। फूमियो समझ चुका होता है कि नोमारू टोक्यो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फेडरेशन के वोट्स पाने के लिए उस लड़की का यूज कर रहा है। सेइज़ाकी फूमियो को समझाने की कोशिश करता है, पर फूमियो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं होता। सेइज़ाकी कहता है कि उसे लगता है कि उसके पास एक रास्ता है नोमारू को अरेस्ट करने का। वो बताता है कि अगर वो लड़की उसकी साइड आ जाए तो सब ठीक हो सकता है, पर सेइज़ाकी ये भी कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। लड़की वो जैसा सोच रहे है उसका उल्टा भी कर सकती है और सब खत्म भी हो सकता है। सेइज़ाकी फूमियो को थोड़ा रुकने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सेइज़ाकी आनो का पीछा करते हुए दिखाई देता है। आनो एक गली में अपनी गाड़ी ले जाता है। सेइज़ाकी अपनी गाड़ी रोकता है। तभी फूमियो का मैसेज आता है कि लड़की ने होटल पहले छोड़ा है और फूमियो कहता है कि वो लड़की का पीछा करके उसके घर का पता लगाएगा। सेइज़ाकी फूमियो को ध्यान रखने के लिए कहता है। फूमियो लड़की का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है। फूमियो
फूमियो को उसके घर का पता चल जाता है और वो सेइज़ाकी से पूछता है कि क्या वो उसे आकर ज्वाइन करे, पर सेइज़ाकी मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेले ठीक है और कहता है कि हम ये सारी बातें सुबह डायरेक्टर को बताएंगे। आधी रात को हांता और सेइज़ाकी कॉल पर बात कर रहे होते हैं। हांता सेइज़ाकी को वही बातें बताता है जो सेइज़ाकी को पहले से पता होती है। कॉल कट करते ही सेइज़ाकी को फूमियो का मैसेज आता है। सेइज़ाकी इस मैसेज को पढ़कर डर जाता है। वो फूमियो से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है पर फूमियो कॉल नहीं उठाता। सेइज़ाकी फूमियो की लोकेशन चेक करता है, वो अपने घर पर ही होता है। सेइज़ाकी टेंशन में फूमियो के घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही सेइज़ाकी फूमियो को आवाज़ देता है पर फूमियो जवाब नहीं देता। सेइज़ाकी देखता है कि फूमियो बालकनी में रस्सी से लटक रहा है और उसकी डेथ हो चुकी है।